जय हिंद। गणित क्रांति बैच में आप सभी का स्वागत है। जल्दी सभी लोग जुड़ जाएंगे, क्लास आपकी लाइव हो चुकी है और इस बैच में हम लोग मैथ्स के जितने भी आपके सीटेट में क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। और सारे क्वेश्चंस को आपको देखना है, समझना है। और डेली क्लास आपकी इसी टाइम होती है 3 बजे, तो आप लोग डेली एक्टिव रहिए। 3 बजे 2-4-10 मिनट आपकी क्लास इधर हो सकती हैं, तो डेली आपको इस समय प्रिपेयर रहना है कॉपी पेन लेके। और डेली आपको मेहनत करते हुए चलना है, प्रैक्टिस करते हुए चलना है और सारे क्वेश्चंस को देखना है। और एक बार क्वेश्चंस को ट्राई जरूर करना है, जो भी आंसर आता है कमेंट के माध्यम से आपको बताना है। तो क्लास आपकी लाइव हो चुकी है, एक बार बताएंगे मैं ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ। दिन क्लास को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आएंगे। इसके बाद क्वेश्चंस को आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जो भी आंसर आता है कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। नहीं आएगा कोई बात नहीं, सेशन को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक आपको सेशन को देखना है। सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है और लास्ट में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और जो भी आपके नए कॉन्सेप्ट है उसको नोट कर लेना है, जिससे कि एग्जाम के समय उसको रिवीजन कर पाएँ। और रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है, बार बार चीज़ों को पढ़ना है, देखना है। और मैथ में प्रैक्टिस कर डेली करते चलेंगे, तभी आप लोग क्वेश्चंस को एग्जाम में कर पाएंगे, अपने टाइम को भी बचा पाएंगे और टाइम को मैनेज भी कर पाएंगे। चलिए, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आने वाला है, तो क्वेश्चंस को एक बार आपको देखना है और बताना है क्या आपका आंसर आएगा। और सेशन को एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, ठीक है? देखिए और लोग जो तैयारी कर रहे हैं सीटेट की आपके फ्रेंड सर्किल में या फिर आपके रिलेशंस में, वो भी जो है चीज़ों को देख पाएँ, समझ पाएँ और पढ़ पाएँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे है और अभी तक आपके पीछे लगभग आपके 4 सेट हो चुके हैं, तो जाके आप लोग प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट आपके 2026 मैथ की, उसमें जाके आप लोग सारे क्लासेस को अच्छे से देख लेंगे। और अभी से आप प्रिपेयर हो जाइए। इतना सोचिए कि समय बहुत ज़्यादा है, अभी अब बहुत समय हम पढ़ लेंगे, लेकिन अब आपको अभी से लग जाना है, क्योंकि समय अब आपको लग रहा है ज़्यादा है, लेकिन आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। इसमें अभी देखिए आपको कई सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आपको सारे सब्जेक्ट पे पढ़ने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करते हुए अभी से कुछ चीज़ें क्या करिए आप, कुछ चीज़ों को पढ़ लीजिए, कुछ चीज़ें बाद में पढ़ लीजिए, जिससे बर्डन कम हो एग्जाम के समय में। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डेली आपको पढ़ते चलना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बताएंगे क्या आंसर आएगा। इसमें हम लोग मैथ्स पेडागोजी के साथ साथ आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको भी देखेंगे। देखेंगे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये आपके पेडागोजी क्वेश्चन है मैथ्स के। कह रहा है गणित का एक शिक्षक समूह में काम करते हुए विद्यार्थियों का अवलोकन कर रहा है। उसका अवलोकन इस क्रियाकलाप में समूह में सहयोग, सहभागिता पर, प्रत्येक विद्यार्थी के ध्यान और रुचि पर और विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भागीदारी पर केंद्रित है। देख रहा है कि उसने क्या किया है कि बच्चों को समूह कार्य दिया है और समूह में वो क्या कर रहा है, अवलोकन कर रहा है। इसमें उसमें सहयोग, आपस में बच्चे सहयोग करके, आपस में सहभाग करके वो देख रहा है कि ये बच्चे जो है किसकी रुचि कहाँ पे है, कैसे है, इस पे वो केंद्रित कर रहा है। तो इस क्रियाकलाप के द्वारा, इस एक्टिविटी के द्वारा क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे विद्यार्थियों को आंकने के लिए रचनात्मक आकलन का उपयोग कर रहा है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। बिल्कुल ये सही ऑप्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रचनात्मक मतलब क्रिएटिविटी की बात हो रही है। तो बच्चे आप जब आपस में क्या करेंगे, ग्रुप में मिलकर सीखते हैं, तो आपस में बच्चे क्या होते हैं, एक दूसरे की रुचि को, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, सहभाग करते हैं। तो उससे पता चलता है कि इसमें क्या कर रहा है, टीचर्स क्रिएटिविटी कर रहा है। चलते हैं ऑप्शन नंबर बी पे, विद्यार्थियों को आंकने के लिए योगात्मक आकलन का उपयोग किया जा रहा है। नहीं, ये योगात्मक की बात नहीं है। विद्यार्थियों को समूहों में कार्य करने का प्रशिक्षण दे रहा है, नहीं, परीक्षण की बात नहीं है। ऑप्शन डी कह रहा है विद्यार्थियों को जीवन कौशलों का परीक्षण दे रहा है, नहीं। यहाँ पे जो है रचनात्मक आकलन कर रहा है। टीचर क्या कर रहा है, देख रहा है कि बच्चे कहाँ पे एक्टिव, क्या जहाँ है, किसकी रुचि जहाँ पे ज़्यादा है, कौन से बच्चे की ज़्यादा रुचि कहाँ है। और वो लोग जो बच्चे हैं वो जो है चीज़ों को करके सीख रहे हैं, तो देख रहा है कि बच्चे जो अच्छे से सीख भी रहे हैं। तो यहाँ पे जो है क्रिएटिविटी करके बच्चे सीख रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। कोई डाउट है तो आप लोग बताते हुए चलेंगे। देखिए, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं रखना है, कहीं भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताते हुए चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे जो है रचनात्मक, बच्चों की क्या क्रिएटिविटी उनके अंदर है उसको जो है टीचर क्या कर रहा है, देख रहा है। चलेंगे आगे, उस पे उसने क्या किया, अपने ध्यान को सेंटर किया है, ठीक है, अपने ध्यान को केंद्रित किया है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पे बताएंगे क्या आंसर आएगा। अभी आपके मैथ्स पेडागोजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि गणित के एक शिक्षक ने समीकरण इस प्रकार हल किया। क्या हल किया,
कि 24 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना है 13 है। इसके बाद एक्स इज इक्वल टू 13 माइनस 24 किया एस और एक्स इज इक्वल टू -11। तो निम्नलिखित अवधारणा का उपयोग शिक्षक कर रहा है। किसका उपयोग कर रहा है? व्युत्क्रमानुपात नहीं, यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शनल का प्रयोग नहीं है, पंचांतर का प्रयोग हुआ है। पंचांतर का प्रयोग यहाँ हुआ है। तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पंचांतर किया गया है। चर को एक तरफ किया गया है और अचर को एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, और उसे फिर क्या किया गया है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू को फाइंड किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। क्या किया गया है? यहाँ पे पंचांतर किया गया है, ट्रांसपोज किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कोई डाउट हो कहीं भी तो आप लोग पूछते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि अधिगम कर्ताओं को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को पढ़ाने के लिए अति आवश्यक पूर्वाक्षेपित ज्ञान है। अगर हमें क्या करना है, सिखाना है किसके बारे में? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बाद, जिसे हम कहाँ पढ़ते हैं? स्टैटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग डाटा मीन मीडियन मोड सारी चीज़ों को निकालते हैं। उसके लिए कह रहा है कि क्या यहाँ पे पूर्वाक्षेपित ज्ञान है? अति आवश्यक पूर्वाक्षेपित ज्ञान है। ऑप्शन ए विभिन्न केंद्रीय प्रवृत्तियों के सूत्र, ऑप्शन बी है दिए गए आंकड़ों को संख्यात्मक आंकड़ों की तरह देखना, ऑप्शन सी है माध्यक बहुल अगर माध्यम की परिभाषा। केवल परिभाषा बताने से काम नहीं होगा, तो ऑप्शन ए सी क्या आपका है? गलत है। अच्छा, सूत्र भी याद नहीं कराना है, तो ऑप्शन ए भी क्या आपका? गलत है। वास्तविक जीवन में केंद्रीय प्रवृत्ति का प्रयोग नहीं। देखिए, वास्तविक जीवन तो बात सही है, लेकिन उससे पहले बच्चों को डाटा का जो आंकड़े हैं उनके बारे में संख्यात्मक आंकड़ों की तरह उनको देखने की तरह उनको आना चाहिए। उनको संख्या की तरह देखना आना चाहिए, उन्हें संख्या की तरह देखना आना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा, बी सही होगा। डी नहीं होगा, बी होगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। वास्तविक जीवन की बात सही है, लेकिन वास्तविक जीवन का हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति को नहीं सिखा सकते, ठीक ना। वास्तविक जीवन से हम लोग उसके पहले हम डाटा को सिखाना पड़ेगा, आंकड़ों। पहले देखिए, कभी भी हम स्टैटिक्स बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें डाटा को कलेक्ट करना सिखाते हैं, डाटा को कलेक्ट करना सिखाते हैं। डाटा को कैसे देखना है बच्चों को? तो डाटा को ध्यान रखना है, बच्चों को बताना है कि डाटा एक क्या होती है। उनको लगेगा कि डाटा कोई और है, मोबाइल की डाटा है, लेकिन डाटा का मतलब क्या? यहाँ पे आंकड़े हैं, आंकड़े का मतलब क्या है? संख्या है। उन्हें संख्या के बारे में बताना है, पहले समझाना है, ठीक है। जैसे कि क्या करिए, जितने बच्चे स्कूल में आए हैं सबकी हाइट को मेजर कराइए, उससे डाटा मिल जाएगी। या फिर जितने बच्चे हैं जो जो शूज पहने हैं उनके शूज के नंबर को लिख लीजिए, उससे क्या मिल जाएगी? डाटा। और या फिर मिठाई कोई ले ले आइए, मिठाई ले आइए, मिठाई क्या करिए उसमें डिस्ट्रीब्यूट करिए। देखिए कौन बच्चा कितना ज़्यादा मिठाई खाता है और किसको कौन सी मिठाई पसंद है। ये सारी चीज़ें से हम डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और बताना है कि ये सारी चीज़ें, जैसे सूज का मीजर है, तो सूज का मीजर एक जो डाटा है, ये डाटा किस में है? संख्या में लिखना है। किस में लिखना है? संख्या में। या फिर हाइट लिखना है तो वो भी संख्या में। सारी चीज़ों को पहले बच्चों को संख्या के बारे में बताना है, संख्यात्मक आंकड़ों के बारे में बताना है। इसको पढ़ाने के पहले आपको केंद्रीय माप की प्रवृत्ति पढ़ाने के लिए पहले आपको संख्या को बताना पड़ेगा, डाटा को समझाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही, ठीक है। चलेंगे ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। पैसा ही पैसा जी आ गए हैं, ठीक है। पैसे ही पैसा, ठीक है। चलिए, सभी को गुड इवनिंग है। ध्यान से सभी लोग देखेंगे, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आएगा। जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। क्या सही होगा आपका? बी सही होगा। कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग बताते हुए चलेंगे। देखिए, कोई भी डाउट नहीं रखना है, एग्जाम में आपको टाइम मैनेज करना है, क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। और ये सारी चीज़ें तभी कर पाएंगे जब डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चंस को एक बार जरूर सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में सारे क्वेश्चंस को आपको ही सॉल्व करना है, ठीक है। एक बार कोशिश करेंगे और बताएंगे क्या आंसर है। नहीं आएगा कोई बात नहीं, देखना है तो देखिए यहाँ पे आपने शायद इसको सॉल्व कर लिया हो तो अच्छी बात, नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं। अब देखेंगे, कॉपी पेन रख देंगे और अपने स्क्रीन, मोबाइल, लैपटॉप जहाँ भी देख रहे होंगे देखेंगे। उसने अब दिया हुआ है कि किसी वृत्ताकार बगीचे का जो व्यास है, वृत्ताकार बगीचे का व्यास कितना दिया हुआ है आपका? 28 मीटर है। तो एक बागीचा है, गार्डन है, और कैसा आपका है? वो सर्किल में है, सर्कुलर है, ठीक है। सर्कुलर गार्डन है। कैसा है ये आपका? वृत्ताकार। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और जो भी कॉन्सेप्ट है उसको नोट करेंगे। आपका क्या है? आपका एक सर्कुलर का, आपका सर्कुलर गार्डन है, ठीक है। वृत्ताकार आपका क्या है? एक बगीचा है, वृत्ताकार बगीचा है। ये मान लेते हैं इसका सेंटर है, सेंटर होगा तो ये क्या होगी? इसकी रेडियस होगी। और अच्छा, ये इधर भी रेडियस, दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा? पूरा ये आपका व्यास होगा। व्यास को हम लोग डी से दिखाते हैं, ठीक है। डायमीटर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सेंटर को वो मान लेते हैं, और ये ए है पॉइंट, और ये क्या है आपका? बी है। ए बी जो है वो आपको दिया है। ए बी किसके बराबर है? डी के डायमीटर के। और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है 28 मीटर। 28 मीटर दी हुई है। हमें क्या निकालना पड़ेगा? आर निकालना पड़ेगा, त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या है क्या यहाँ पे? तो त्रिज्या आपकी ओ बी है, ठीक है। ओ बी
और ओ ए दोनों क्या हैं, त्रिज्या हैं। तो ओ बी या ओ ए किसी एक को हम निकाल लेंगे। ये क्या होगा आपका, ए बी का हाफ होगा। ए बी का हाफ मतलब क्या, डायमीटर का हाफ होगा। तो डायमीटर का हाफ कर लेते हैं, 28/2 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर क्या आ गई आपकी इसकी त्रिज्या आ गई। चलिए क्लियर यहाँ तक सभी को। आगे चलेंगे, कह रहा है कि क्वेश्चंस को देखिए ध्यान से देखना है, जो भी आपकी क्वेश्चंस कर रहा है उसको समझना है। चलिए मैं आपको देख लेता हूँ कमेंट। चलिए वेरी गुड। अभी किसी का आंसर नहीं आया, फिर कोई बात नहीं, देखते हैं क्या आंसर आएगा। अगर आपका आंसर आ चुका है तो एक बार आप लोग आंसर्स लिख भी देंगे। देखिए शर्माना नहीं है, जो भी आंसर आए गलत या सही होगा, गलतियों से ही सीखना है, ठीक है, एग्जाम में गलतियां नहीं करना है। यहाँ पे कह रहा है कि अनुदिश, अनुदिश मतलब कह रहा है कि इस बगीचे, तब इस बगीचे के अनुदिश ₹300 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय क्या होगा। बाड़ मतलब इसको चारों तरफ से क्या करना है, घेरना है। ठीक है, क्या करना है, घेरना है। और प्रति मीटर में कितना लग रहा है आपका, ₹300। 1 मीटर में ₹300 खर्च हो रहा है। तो पूरा पूछ रहा है यहाँ पे कितना पैसा लगेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए पूरा इसको घेरना है चारों तरफ से, इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा, हमें वृत्त का परिमाप निकालना पड़ेगा। इस वृत्त का परिमाप लगाएंगे तो जितना इसको मतलब इसका जो बाढ़ चारों तरफ से घेरा आपका लगेगा, वो क्या होगा, घेरे गए बाढ़ के बराबर होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे ध्यान से देंगे, हम क्या करेंगे, बाढ़ का परिमाप निकाल लेंगे या फिर वृत्त का परिमाप कहेंगे, बात एक ही है। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बाढ़ का परिमाप, बाढ़ का परिमाप निकालेंगे, कितना यहाँ पे बाढ़ में लगाना पड़ेगा, ये क्या होगा इसका, ठीक है, पूरा इसकी लंबाई होगी, एक तरह से क्या होगी, पूरी लेंथ होगी। लेंथ जो है परिमाप के बराबर होती है। यहाँ पे बाढ़ का परिमाप बराबर होगा वृत्त के परिमाप के। ठीक है, वृत्त के परिमाप के बराबर होगा। तो वृत्त का परिमाप होता क्या है, 2πr। चलिए वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो 2 पाई की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे हम लोग 22/7। दिया भी हुआ है क्वेश्चन में कि उपयोग कर लीजिए। इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 14 है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 7 के टेबल में 2 टाइम में आएगा ये। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 28 आ जाएगा। कितना आएगा आपका, 28 मीटर इसका पूरी लंबाई आएगी। या फिर क्या बोलेंगे इसको हम, परिमाप बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आप घर पे डेकोरेट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको डोर को डेकोरेट का क्या करना है, आपको डेकोरेट करना है, डोर है दरवाजे को, तो क्या करते हैं उसकी लेंथ को नापते हैं। ठीक ना, लेंथ नापते हैं, जितना बड़ा दरवाजा होगा उतनी बड़ी क्या करते हैं आप स्ट्रिप लेते हैं पेपर की, रंगीन कलर, उस पर क्या करते हैं आप लोग सजाते हैं। तो वैसे ही पूरी इसकी जो लेंथ होगी उतना ही बार लगेगा। तो इसकी पूरी लेंथ कितनी हो गई, 88 मीटर हो गई। ठीक है, पूरी लेंथ कितनी होगी इसकी, 88 मीटर। और 1 मीटर में बोल रहा है कि ₹300 खर्च हो रहा है। 1 मीटर में ₹300 खर्च हो रहा है, तो 88 मीटर में कितने आपके पैसे खर्च होंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 88 में ₹300 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे बाड़ लगाने का जो व्यय आएगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ जैसे कि आपको दिखाई दे। बाढ़, बाढ़ लगाने का व्यय, बाढ़ लगाने का व्यय, बाढ़ लगाने का व्यय कितना होगा, पूरा कितना लेंथ इसकी है, 88 मीटर, और 1 मीटर में कितना लग रहा है, 300 मीटर। तो 88 में हम लोग क्या करेंगे, 300 से मल्टीप्लाई, तो डबल जीरो हो जाएगा। और 8 3 जा कितना हो गया आपका, 24। कैरी कितना बचेगा, 220, और 8 3 जा आपका 24, 226। कितना पैसा लगेगा, 26,400 पूरा खर्च करना पड़ेगा। तो पूरा बाढ़ आपका लग जाएगा, मतलब चारों तरफ से इसको हम लोग इस सर्कुलर गार्डन को हम क्या करेंगे, कवर कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चेक करेंगे यहाँ पे, 26,400 ऑप्शन नंबर आपके ए में दिया है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है, वेरी गुड, शाबाश। चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की तरफ। तो नोट कर लेंगे, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए डाउट नहीं है तो एक बार यस सर लिख देंगे या फिर ओके सर लिख देंगे। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 26,400 आपको पूरे गार्डन को कवर करने के लिए लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही है। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे और एक बार उसको ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपके प्रोबेबिलिटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार सवाल है। ठीक है, अब फेमस मतलब ये क्वेश्चन आपके सीटेट में प्रोबेबिलिटी से मिलना ही है बार बार। तो ध्यान से देखेंगे और एक बार ट्राई जरूर करेंगे। जो भी आंसर आएगा कमेंट के माध्यम से बताना है आपको। ठीक है, चलिए जो लोग नए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपकी जो आने वाली क्लासेस हैं डेली मिलती रहेंगी। और डेली आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करते चलना, इतना भी आप कर लेते हैं डेली तो आसानी से एग्ज़ाम आप लोग
क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बताएंगे क्या आंसर आएगा एक बार सभी लोग। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मतलब हर बार आपका क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि ये क्वेश्चन था आपका, सर्कल से क्वेश्चन आपका पूछेगा, ये एरिया पूछ लेगा। ठीक है, कुछ भी आपका उसमें एरिया पूछ लेगा या फिर परिमाप पूछ लेगा, या फिर इस प्रकार से पैसा दे के पूछ लेगा कितना खर्च होगा, तो कुछ भी पूछ सकता है। आपको इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि जो आपका सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, 2πr। ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आपको याद कर लेना है, बार बार ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मेन कॉन्सेप्ट वही है, डाटा चेंज कर देगा, लेकिन आपका डाटा चेंज जैसे यहाँ पे क्या था, आपका 28 दिया था, किसी में 32 दे देगा, किसी में कुछ दे देगा, मतलब डाटा आपकी चेंज कर देगा, लेकिन क्वेश्चन आपका सेम ऐसे रहेगा, कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा। तो पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का, 2πr, और एरिया क्या होती है, πr²। इसको याद रखिए, कहीं नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 करा है, किसी थैले में 7 नीली, 4 लाल, 6 काली और 3 सफेद गेंदें हैं। थैले में बिना अंदर देखे, ठीक है, रेंडमली करा है कि रेंडमली हमने क्या किया, एक थैला था उसमें जो है, एक थैला था, और वो थैला क्या था, उसमें दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं था वो थैला, और उसमें 7 नीली और 4 लाल और 6 काली और 3 सफ़ेद गेंदें डाली हुई थी। तुम लोगों ने क्या किया, चाहे हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट उसमें अपना हाथ डाला और एक गेंद निकाल ली। ठीक है, एक गेंद निकाल ली, और कह रहा है कि वो गेंद काली या नीली प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। एक गेंद निकाल दिया गया बिना देखे हुए, तो उस गेंद की काली या नीली होने की प्रायिकता क्या होगी। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, 10/20 होगी, 11/20 होगी, ऑप्शन सी है 13/20 होगी, ऑप्शन डी यहाँ पे 14/20 होगी। चलिए बताएंगे एक बार क्या आंसर आएगा। तो अगर आपने ट्राई किया तो अच्छी बात, नहीं किया है तो कोई बात नहीं। तो ध्यान से पहले देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से नोट करेंगे। कभी भी आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मिलेगा तो ध्यान देना है सबसे पहले, ठीक है, आपको कुल परिणामों का योग निकाल लेना है। ठीक है, क्या निकाल लेना है, कुल परिणामों का योग निकाल लेना है। जितनी भी घटनाएं घट रही हैं सबका योग निकाल लेना है। ठीक है, कुल परिणामों का योग निकाल लेना है सबसे पहला काम। ठीक है, कुल परिणामों का योग निकाल लेना है। इसके बाद क्या करना है, अनुकूल परिणामों का योग निकालना है। जो तुम काम कर रहे हो, जो आप लोग काम कर रहे हैं, उसको आपको क्या करना है, निकाल लेना है। अनुकूल परिणामों का योग निकाल लेना। ठीक है, दो चीज़ें आपको निकाल लेनी है। जैसे निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, तो प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं कोई भी आपका घटना घटी होगी ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी आपकी, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। कहीं भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछेंगे। ठीक है, अगर आपका आंसर आ चुका है तो एक बार सभी लोग लिख देंगे, अनुकूल परिणामों का योग, और अपान आपका होता है कुल परिणामों का योग, अपान कुल परिणामों का योग। ठीक है, अनुकूल परिणामों का योग क्या होगा इसमें, यहाँ पे तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या निकाली गई है, यहाँ से काली और नीली गेंद निकाली गई है। तो काली गेंद कितनी है, 6 है, और नीली गेंद है 7। 6 + 7 कर देंगे, कितना आएगा अनुकूल परिणाम यहाँ पे 13। जो आपने काम किया है वो अनुकूल परिणाम, और पूरा कितना यहाँ पे दिया हुआ था, कितनी गेंदें हैं, तो उसको जोड़ लेंगे। पूरी गेंदों को जोड़ेंगे तो वो कुल परिणामों का योग आएगा। तो 7 पहले नीली गेंद थी, और 4 गेंद लाल है, 6 गेंद क्या है आपकी अ, काली है, और 3 गेंद क्या है, सफेद है। सबको जोड़ देंगे, यही आपका क्या आएगा, कुल परिणामों का योग आएगा। तो 7 4 11, 11 और 9 कितना हो गया आपका, 20 हो गया। यहाँ से आपका आंसर आ चुका है, ये आपका 13 होगा और अपान 20 होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, काली या नीली गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, 13/20 होगी। ठीक है, 13/20 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है आपका, सी में दिया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगर आपने ट्राई किया अच्छी बात, नहीं किया तो इसको नोट करेंगे और चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए एक बार इसको नोट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे इसके बाद आने वाला है। उसको एक बार ट्राई करना है, और सारी चीज़ों को नोट करते हुए चलेंगे, और सेशन को लाइक कर देंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 6 की तरफ। इसको आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार देखेंगे और बताएंगे क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है, बताना है क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, बताएंगे क्या आंसर आएगा।
चलिए, आपने नोट किया होगा। नोट कर नहीं किया होगा तो आप लोग क्लास को बाद में भी देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आपने सॉल्व किया तो आंसर लिख देंगे, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, देखेंगे समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है यहाँ पे, एक संख्याओं का माध्य कितना यहाँ पे है, 58 है। तो माध्य का मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया भी हुआ है, फिलहाल देखेंगे समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है कुल योग, कुल योग बटा कुल संख्या। क्या होता है, कुल संख्या होती है। ठीक है, चलेंगे देखेंगे यहाँ पे ध्यान से क्या कर रहा है क्वेश्चन। टोटल सम अपान टोटल नंबर होगा, 10 संख्याओं का माध्य कर रहा है यहाँ पे 58 है, माध्य दिया हुआ है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, टोटल सम, टोटल सम बोलेंगे। और इसे क्या बोलते हैं, जो इस भाषा में आप समझते हैं उस भाषा में चीज़ों को लिख लिया करिए, जिससे कि आप रिवाइज करें, रिवीजन करें तो आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, बाकी कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछते हुए चलेंगे। टोटल सम अपान टोटल नंबर, तो माध्य बराबर कुल योग अपान कुल संख्या। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या आपके पास है, 10 संख्याओं का माध्य दिया हुआ है 58। ठीक है, माध्य दिया हुआ है 58, योग हमको नहीं दिया हुआ है, तो 10 संख्याओं का योग कितना होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, 10 संख्याओं का योग हमें निकालना है, 10 संख्याओं का योग हमें क्या करना है, निकालना है। अपान कुल संख्या कितनी आपकी है, 10 है। यहाँ से 10 संख्याओं का योग कितना आएगा, यहाँ से 10 संख्याओं का योग कितना आएगा, तो 10 संख्याओं का योग यहाँ से आपको मिलने वाला है 58 इंटू 10 इज इक्वल टू 580। देखिए ये चीज़ें बहुत आसान है, हमको आपको समझाना इसलिए चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, बाकी आप अपने आप करेंगे तो आसान क्वेश्चन है, तब लिखना आपको नहीं पड़ेगा, समझाने के लिए हमें लिखना पड़ता है। तो आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आसान है बिल्कुल, मतलब ईजी तरीके से आप लोग कर पाएंगे, बस आपको डेली प्रैक्टिस करना है। आगे कह रहा है क्वेश्चन में, इनमें से एक संख्या 40 है तो शेष 9 संख्याओं का माध्य हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है 40, तो 40 को क्या करना है, हमें इसमें से बाहर निकालना है, तो शेष 9 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो शेष 9 संख्याओं का योग, शेष 9 संख्याओं का योग आपको निकालना है। तो शेष 9 संख्याओं का योग कितना होगा, तो 580 में से हम 40 को माइनस कर देंगे, क्योंकि एक संख्या क्या है 40, माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 540। यहाँ से माध्य निकाल देना है, किसका माध्य निकालना है, तो शेष 9 संख्याओं का माध्य निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है, माध्य को क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं, माध्य को हम बोलते हैं मीन। तो माध्य निकालना है कितना, शेष 9 संख्याओं का योग लिखेंगे पहले ऊपर, शेष 9 संख्याओं का योग, 9 संख्याओं का माध्य है। ठीक है, 9 संख्याओं का माध्य निकालने हम लोग, तो शेष 9 संख्याओं का योग लिखेंगे ऊपर, क्योंकि ऊपर हम योग लिखते हैं, अपान संख्या, अपान कुल संख्या, कुल संख्या कितनी है 9 है। ठीक है, एक संख्या निकल चुकी है, तो शेष 9 संख्याओं का योग कितना हो गया 540 अपान 9, और 9 के टेबल में 54 6 टाइम में आता है, तो 60 आपका हो जाएगा शेष 9 संख्याओं का माध्य, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन बी को नोट करेंगे, कोई डाउट है तो बताएंगे, मैंने आसान भाषा में आपको समझा दिया है, सारी चीज़ें हमने नोट कर दी हैं। एक बार इसको लिखेंगे और चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, एक बार सभी लोग बता देंगे, क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर देंगे या फिर ऐसा लिख देंगे, और इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। अभी भी डाउट किसी को हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि हमारे और आपके बीच जो जुड़ाव है वो क्या आपका चैट बॉक्स है, तो चैट बॉक्स से आपको बताना है, और सारी चीज़ें आपके लिए फ्री हैं, बस आपको डेली प्रैक्टिस करते चलना है। ठीक ना, डेली प्रैक्टिस करते चलना, ये काम तो आपको खुद करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में टाइम को मैनेज कर पाएंगे और उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ये चीज़ें तो आपको करनी ही पड़ेगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, इसको आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और इसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, बताएंगे क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर आपके मोबाइल लैपटॉप जहाँ भी देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है। एक बार कॉपी पेन उठाएंगे और क्वेश्चन को एक बार ट्राई करेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाए रहेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं समझे रहेंगे, तब तक एग्जाम में कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे एग्जाम में तो कोई चमत्कार होगा, सारी चीज़ें आपको आएंगी, नहीं, इसके लिए आपको डेली सीखते हुए चलना है, पढ़ते हुए चलना है अभी से।
चलिए बताएंगे क्या आंसर आएगा। एक बार कोशिश ज़रूर करेंगे, जो भी आंसर आता है कमेंट के माध्यम से बताएंगे। गलत या सही, गलतियां होंगी, कोई बात नहीं, गलतियों से आपको सीखना है, एग्जाम में गलतियां नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या आंसर आएगा। कह रहा है किसी समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना आपके पास है, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसके विकर्णों की लंबाई x सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हो तो 4x-8 का मान होगा। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है आपके सामने, 60 है, 64 है, 72 है और 80 है। बताएंगे क्या आंसर आएगा एक बार। चलिए, अगर आपने सॉल्व किया तो एक बार आंसर बता देंगे, नहीं आया है तो कोई बात नहीं, देखना है, समझना है, सेशन को स्किप नहीं करेंगे, क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। चलिए अपने स्क्रीन पे देखेंगे, और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे भाई, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है समचतुर्भुज का रोम्बस का एरिया दिया हुआ है, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। विकर्ण का वैल्यू दिया हुआ है एक, मान लेते हैं हम लोग D1 है फर्स्ट विकर्ण, तो D1 की वैल्यू आपके पास है कितनी दी हुई है, 1 सेंटीमीटर। और D2 की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखेंगे सारी चीज़ों को और नोट करेंगे कॉन्सेप्ट को। D2 की वैल्यू आपके पास 30 सेंटीमीटर, कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है देखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस किस फॉर्म में, विकर्ण फॉर्म में तो 1/2, डायगोनल फॉर्म में 1/2 D1 क्रॉस D2 होता है, ठीक है। रोम्बस एरिया दिया हुआ है 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस कॉन्सेप्ट को याद कर लेंगे भाई, नोट कर लेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट याद रहेगा तभी एग्जाम में क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, देखिए क्या करेगा, डाटा चेंज करेगा लेकिन कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा। एरिया ऑफ रोम्बस तो हर जगह सेम होगी, तो आपको एरिया ऑफ रोम्बस याद कर लेना है डायगोनल फॉर्म में। तो 270 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/2 हो गया, ठीक है। D1 की वैल्यू x है, और D2 की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, 30, 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और 3 से इसको काटेंगे तो कितने टाइम जाएगा आपका, ये जाएगा 9 टाइम। x की वैल्यू कितना आएगी यहाँ से, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आने वाली है, 18 आ जाएगी, कितनी आएगी, 18। अब x की वैल्यू 18 आ गई, मतलब ये 18 सेंटीमीटर में होगी, ठीक है। यूनिट क्या होगी इसकी, सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको, 4x-8 की वैल्यू निकालना है, तो हम लोग 4x-8 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 4 में हम लोग 18 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और इंटू 8 हो गया, ठीक है। तो 18 4 जा कितना होता है, तो 8 4 जा कितना हो गया आपका 32, और 30 और 4 1 जा 4 3 7, तो 72 होता है, और -8 करेंगे, 8 करेंगे कितना बचेगा यहाँ से, तो बचेगा 64, कितना बचेगा 64, 64 बचने वाला है। तो आंसर क्या आएगा आपका, 64 64, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। कोई भी डाउट है तो आप लोग बताएंगे, डाउट नहीं है तो एक बार थम्स अप कर देंगे या फिर यस लिख देंगे, और उसको नोट करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको नोट करते हुए चलिए। और मैथ्स मैंने बार बार कहा है कि मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, कोई भी मैथ्स पढ़ रहे हैं या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें मैथ्स है, तो आपको डेली प्रैक्टिस करना है, 2 4 10 क्वेश्चन। बिना प्रैक्टिस किए आप एग्जाम में कुछ नहीं कर पाएंगे, छोटी छोटी गलतियां होती हैं, कभी आप प्लस में गलत कर देंगे, कभी माइनस में, कभी मल्टीप्लाई में, कभी कॉन्सेप्ट गलत यूज कर देंगे। इससे बचने के लिए डेली आप प्रैक्टिस करते हुए चलिए, तभी आप एग्जाम में आसानी से सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट करेंगे, और कोई डाउट होगा तो आप लोग बताएंगे, डाउट नहीं है तो एक बार यस सर लिख देंगे, और चलेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे आने वाला है, तो एक बार ट्राई करने की कोशिश करेंगे, जो भी आंसर आए कमेंट के माध्यम से बताएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, बताएंगे क्या आंसर आएगा। कर है कि 16 मीटर लंबे, मीटर में दिया है यूनिट, और 12 मीटर चौड़े, और 10 सही, मतलब 10 होल 2/3 मीटर ऊंचे एक कमरे में बड़ी से बड़ी रखे जाने वाली छड़ की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है 23, 68, 22 सही 2/3, या फिर 22 सही 1/3 मीटर, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास, बताना है क्या आंसर आएगा। चलिए जल्दी बताएंगे आप लोग क्या आंसर आएगा, एक बार कोशिश करेंगे, थोड़ा समय साइड में हूँ तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसको नोट कर लेंगे। डेली आपको ऐसे ही पढ़ते हुए चलना है, सारी चीज़ों को देखते हुए चलना है, समझते हुए चलना है, ठीक है। इतना भी आप कर लेंगे तो आसानी से एग्ज़ाम
क्रैक कर पाएंगे, ठीक ना। मेन कॉन्सेप्ट को नोट करते चलिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब एक शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भी है। और बार बार एक क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछ लेता है, घन घना मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, तो मेंसुरेशन से क्वेश्चन आपका पूछता ही है। सर मैं खाना खा रहा हूँ, तो आपकी क्लास भी देख रहा हूँ, इसलिए कमेंट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, ठीक है, आप देखते रहिए। फिलहाल कोशिश किया करिए कि जब लोग जब भी क्लास हो तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए, अपने पास कॉपी पेन लेके बैठना जरूरी है। एक बार ट्राई जरूर करिए, कोशिश करेंगे तभी एग्जाम में गलतियां, जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, सिली मिस्टेक, जो कि आप एग्जाम देने के बाद आज कहते हैं अरे यार यहाँ तो मैंने छोटा सा गलती कर दिया, तो इन गलतियों से बचने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आप डेली कॉपी पेन उठाएंगे, बिना मैथ्स में आप कॉपी पेन के नहीं कुछ कर पाएंगे, ठीक है। पैडागोजी में कर सकते हैं, लेकिन आप न्यूमेरिकल वाले में कुछ नहीं कर पाएंगे, उसके लिए डेली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी मैथ्स आपकी शॉर्टकट भी होती है, चीज़ें आप उतनी तेज़ी से कर पाएँगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 16 मीटर लंबे का रहा है, मतलब लेंथ इसकी दी हुई है, लेंथ दी हुई है, लंबाई। लेंथ को हम लोग एल से दिखाते हैं, स्मॉल, तो स्मॉल एल आपको यहाँ पे दिया हुआ है 16 मीटर। जो चीज़ें दी उसको लिखेंगे। और ब्रीथ यहाँ पे दी हुई है, जिसे हम चौड़ाई बोलते हैं, 12 मीटर दी हुई है। और हाइट आपकी दी हुई है, जिसे हम स्मॉल एच जिसे दिखाते हैं 10 होल 2/3। 10 होल 2/3 को हम लोग चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, तो 30 और 30 में 2 जोड़ देंगे तो 32/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बनाया गया है कमरा, घर का कमरा आप देख रहे हैं, आप जहाँ पे खा रहे हैं, चाहे जहाँ पे रह रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग कमरा कैसा होता है, तो ये क्यूबाइड की तरह होता है, इस तरह से होता है क्यूबाइड की तरह, ठीक है। ये इस क्या है, क्यूबाइड है, ये क्या है, क्यूबाइड है। क्यूबाइड में होता क्या है कि जब हम दो आपके रेक्टेंगल को, आयत को जोड़ते हैं तो क्यूबाइड बनता है। इसमें ये लेंथ है, ये आपकी ब्रीथ है, और ये इसकी क्या होती है, हाइट होती है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एक क्या रखना है, हमें हमें एक जो है बड़ी से बड़ी लंबाई वाला कोई भी हमें चीज़, मान लीजिए कोई छड़ रखना होगा, या फिर कोई भी हमें पाइप रखनी, कुछ रखनी होगी। पूछ रहा है अधिकतम लंबाई उसकी क्या हो सकती है जिसमें कि कमरे में पूरी की पूरी वो आ जाए। तो कमरे में पूरी की पूरी तरह आ जाए तो क्या करेंगे, अगर हम तिरछे यहाँ पे रखेंगे, स्लैंट में रखेंगे, तभी वो चीज़ें पूरी की पूरी आ जाएंगी। इसका मतलब ये है कि हमें घनाभ का विकर्ण निकालना पड़ेगा। इससे ज़्यादा लंबाई की होगी तो वो चीज़ें तो आपने देखा भी होगा, आपने किया भी होगा, रखा भी होगा। बम्बू भी रखते हैं लोग, बांस भी रखते हैं, जैसे कि तो घर में अगर कुछ रख रहे हैं, तो अगर हम इससे ज़्यादा लंबाई की कोई चीज़ लिए हुए हैं, या पाइप लिए हैं, या फिर बम्बू लिए हैं, कुछ भी लिए हैं, इससे ज़्यादा लंबाई की हो तो इसमें अंदर वो नहीं फिट हो पाएगी। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इस घनाभ का हम लोग विकर्ण निकाल देंगे। जो घनाभ का विकर्ण होगा वही उसकी मैक्सिमम हाइट होगी, वही क्या होगी, आपकी मैक्सिमम ऊंचाई होगी, वही छड़ की ऊंचाई होगी या फिर बांस की ऊंचाई होगी। यहाँ पे छड़ दिया हुआ है, तो छड़ की लंबाई किसके बराबर होगी, यहाँ पे छड़ की लंबाई हमें कितना रखना पड़ेगा, तो छड़ की लंबाई हमें रखना पड़ेगा घनाभ के विकर्ण के बराबर। इसके बराबर, घनाभ के विकर्ण के बराबर, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, घनाभ के विकर्ण के बराबर हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। छड़ ले लीजिए, या फिर कोई बम्बू ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो ये घनाभ, ये जो आपकी लाइन है, इसी लाइन में मतलब इतनी ही बड़ी आपको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। इससे बड़ा रखेंगे तो इस घर में वो फिट नहीं होगा। तो घनाभ का विकर्ण होता क्या है, कॉन्सेप्ट को नोट करेंगे। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, देखिए, जो जो कॉन्सेप्ट मैं लिख रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट को आपको नोट करना है, एक जगह पे एक शॉर्टकट नोट बनाएंगे। शॉर्टकट नोट्स में जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, फार्मूले, उसको एक जगह लिखते हुए चलेंगे, जिससे कि आपका फार्मूले याद भी होंगे, लिखने से याद भी होता है, और एग्जाम के समय में उसको आप रिवाइज भी कर पाएंगे। और बार बार ऐसे क्वेश्चन आपका पूछता है एग्जाम में। तो कॉन्सेप्ट क्या है, लिखेंगे इसको, तो घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण बराबर होता है अंडरवुड में लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। यही इसकी क्या होगी, मैक्सिमम ऊंचाई होगी, मतलब छड़ की लंबाई होगी, या फिर बांस जो भी है उसमें रखा हुआ, उसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लेंगे। हो सकता है अगली बार क्वेश्चन फिर पूछ ले, डाटा चेंज कर दे, तो डाटा चेंज करते हैं बस केवल, और कॉन्सेप्ट वही रहता है। पीरियड का यही काम है, बार बार डाटा चेंज करता है। क्वेश्चन आपको सेम मिलेंगे, बस केवल डाटा चेंज कर देगा, मतलब कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा। घनाभ से क्वेश्चन मिल जाएगा, घनाभ के आयतन से मिल जाएगा, ठीक है, उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से मिल जाएगा। सारी चीज़ों को लिखते हुए हम क्वेश्चंस के माध्यम से सारी चीज़ों को समझते हुए भी चलेंगे। बस डेली आपको क्लास करते चलना है, एक भी क्लास आपको नहीं छोड़ना है, बस क्लास डेली करिए। देखिए एग्जाम के समय तक आप इतना प्रिपेयर हो पाएंगे कि आसानी से आप लोग एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, अगर आप मैथ से देंगे तो।
चलिए भाई देखते हैं तो आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है। छड़ की लंबाई हो जाएगी अंडर रूट में लेंथ का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ब्रेथ का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, प्लस हो गया कितना आपका 32/3 का होल स्क्वायर। देखेंगे कुछ यहाँ से कॉमन मिल रहा है क्या, तो सब में देखेंगे तो 4 कॉमन मिल रहा है ना। सब में 4 कॉमन है तो 4 को हम बाहर कर लेते हैं पहले सब में से, क्योंकि अगर हम स्क्वायर कर देंगे यहीं पे, देखिए इन्हीं सब चीज़ों को समझना है एग्जाम में। उस तरह से आप क्या करेंगे एग्जाम में, डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर जोड़ेंगे, फिर समय लगेगा। इस समय को बचाने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें से चीज़ें आपकी शॉर्टकट निकलती रहती हैं यहाँ से। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें से हम 4 क्या कर सकते हैं बाहर, क्योंकि 4 सब में कॉमन होगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे 4 × 4 इसको लिख पाएंगे, प्लस यहाँ पे देखेंगे इसको तो ये लिख पाएंगे आप लोग 4 × 3, तो क्या लिख पाएंगे 4 × 3 का होल वर्ग, प्लस इसको क्या लिख पाएंगे, इसको लिख पाएंगे 4 × 8 अपान कितना 3 का होल वर्ग, ठीक है। यहाँ से दिख रहा है साफ साफ कि सब में 4 क्या कॉमन है, तो 4 अंडर रूट 4 कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 2 पार आएगा, ठीक है। 4 का अंडर रूट कितना होता है आपका 2 होता है, यहाँ बचेगा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे आएंगे तो बचेगा 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और यहाँ पे बचेगा 8/3, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 3 का कितना होता है 9। इसी को सॉल्व कर लेना है, आपको आंसर मिल जाएगा 2, ये 16 9 कितना हो गया आपका 25, 25 प्लस कितना हो गया आपका 64/9, ठीक है। 25 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 का टेबल 9 बार, तो टेबल भी आपको मालूम होना चाहिए। तो 25 का टेबल 8 बार पढ़ते हैं तो 200 आता है, और 200 में हम लोग एक बार और जोड़ेंगे 25 तो 225 आएगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है अंडर रूट में, देखते हुए चलेंगे। ये 2 बाहर था, ये हो जाएगा 225 प्लस हो जाएगा आपका 64, और अपान कितना हो जाएगा 9, और 225 में 64 को जब जोड़ेंगे, 225 में 64 को जोड़ेंगे तो 5 4 आपका 9 और 6 2 8, 289 होगा। 289 बटा कितना हो गया आपका 9, और 289 वर्गमूल होता है किसका 17 का, ठीक है। इसका वर्गमूल होता है ये 17 का, तो 17 दूना कितना हो गया 34, और बटा कितना हो गया आपका 3 हो गया, कितना हो गया 3, 34/3 आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। 34/3 आंसर आने वाला है, क्लियर है। 17 का वर्गमूल कितना होता है आपका 289 होता है। यहाँ पे आंसर क्या आ गया 34/3 आ गया। 34/3 किस ऑप्शन में देखेंगे, 34/3 ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन ए 23 है, ऑप्शन बी यहाँ पे 68 है, ऑप्शन सी कितना दिया है 22 सही 2/3, 22 सही का मतलब यहाँ पे 22 दूना कितना हो 22 ने कितना होगा 66, 66 2 68 हो जाएगा, 66 2 68/3 नहीं, ये भी नहीं है। 22 66 एक 67/3 होगा, नहीं ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा है, कहीं गलती भी तो नहीं हुई है, ठीक है। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं, हो सकता है कहीं कुछ छूट गया हो, एक बार चेक कर लेते हैं बाकी, ठीक ना। यहाँ पे देखेंगे तो 16 था, ये आपका 12 था, और ये आपका 10:2/3 था, ठीक है। सब सही लिखा है हमने। चलिए देखेंगे आगे, यहाँ पे ये 16 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, और ये 10, 10 का टेबल हम लोग 3 में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे 30, 30 में 2 जोड़ेंगे 30, 32, 32/3 हो गया, अब सही है। यहाँ पे 16 4 4 लिख पाएंगे, 4 × 4 4 × 3 12, और 4 × 8/3 हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ से अंडर रूट 4 हम क्या करेंगे, अंडर रूट 4 यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेंगे। 4 का, अच्छा 4 का स्क्वायर कॉमन है, सॉरी सॉरी, 4 का स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कॉमन होगा, ठीक है, वो गलती थोड़ा सा हो गई। ये 2 का स्क्वायर कॉमन होगा, 2 का स्क्वायर कॉमन होगा, 2 का स्क्वायर कॉमन, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यहाँ पे ये 68 हो जाएगा, ठीक है, सही था वो 68 हो, क्या होगा आपका 68 होगा। तो 68/3 मीटर क्या होगी छड़ की मैक्सिमम लंबाई होगी, जो कि अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना आएगा आपका 22 होल 2/3 मीटर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है सी में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। वो 4 का स्क्वायर जो यहाँ पे 4 का स्क्वायर आएगा बाहर, मतलब 16 आएगा बाहर, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, या फिर 2 का स्क्वायर, ठीक है, कोई बात नहीं। इन छोटी-छोटी गलतियों से बचने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना है, वो हमने गलती से उसको लिख दिया था 2, वो क्या आएगा 2 का स्क्वायर आएगा। चलिए, ध्यान नहीं दिया वहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं। तो वहाँ पे 2 का स्क्वायर, इसको आपको ध्यान रखना है, क्या आएगा 2 का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे आंसर आंसर क्या हो गया आपका 68/3 मीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है आपका सी में दिया है। नोट कर लेंगे इसे, कोई डाउट हो तो आप लोग बताएँगे, डाउट नहीं तो एक बार थम्स अप कर देंगे या फिर ऐसे ले देंगे, इसको नोट करेंगे।
और इसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एक बार इसको नोट करेंगे अच्छे से या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग बताएंगे। देखिए कोई भी डाउट नहीं रखना है, ध्यान देना है सारी चीज़ों का, ठीक है। ओके सर, ठीक। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए वेरी गुड, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की तरफ। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप देखिए, कन्फ्यूजन नहीं रखना है। एग्जाम में अगर कन्फ्यूज रहेंगे तो पता है आपको, टाइम भी मैनेज करना है, क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, सारी चीज़ें करनी है। अगर कन्फ्यूज रहेंगे तो टाइम भी चला जाएगा और क्वेश्चंस भी गलत हो जाएंगे। छोटी छोटी गलतियों से क्वेश्चन भी गलत होंगे। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं रखना है। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो, अभी तक आपके 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है, एक बार उसको देखेंगे, समझेंगे और बताएंगे क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9। इसलिए कोई भी डाउट नहीं रखना है। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करके हमसे पूछेंगे, बताएं किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कुछ भी डाउट हो। और देखिए ज़्यादा काम आपको आ, आपके प्रैक्टिस का खेल है मैथ, मतलब कि देखिए ज़्यादा काम इसमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट तो यूज हो गया, लेकिन आपको क्या करना है, सिंपल करना है, मतलब उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने में देख रहे हैं कि आपका वर्गमूल निकालना होता है, जोड़ना होता है, घटाना होता है। ये सारी चीज़ें जब डेली प्रैक्टिस करेंगे तो कर पाएंगे, नहीं तो छोटी छोटी गलतियाँ ऐसे हो, मतलब हो जाती हैं। और वो ह्यूमन का नेचर है गलतियाँ करना। लेकिन जो गलतियों से सीखता है उसको चीज़ें बहुत दिनों तक याद भी रहती हैं। तो गलतियाँ होंगी, लेकिन गलतियों से बचने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस अभ्यास ज़रूरी है। निरंतर अभ्यास, रेगुलरिटी बनाना है। आप देखते भी हैं कि कोई भी क्रिकेटर हो गया जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है, या फिर कोई भी है जो अपने जीवन में अपने लक्ष्य में बहुत आगे है, तो वो उसने निरंतर उसको अभ्यास किया है, प्रैक्टिस किया है, तब वो चीज़ों को वहाँ तक पहुँच पाया है। मतलब उस चीज़ों को वो क्या किया है, अपने बस में किया है, मतलब तभी वो वहाँ तक पहुँच पाया है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पे 9 करा, यदि कोई 2 सअभाज्य संख्याओं से विभाज्य है, यदि कोई संख्या 2 सअभाज्य संख्याओं से विभाजित है तो वह निम्न में से विभाज्य होता है। ऑप्शन ए उनके योग से, ऑप्शन बी है उनके अंतर, ऑप्शन सी है उनके गुणनफल, और ऑप्शन डी है उनके वर्गों के योग से। ठीक है, तो देखेंगे, इसको समझेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन का कहना ये है, ध्यान देंगे, सअभाज्य का मतलब को प्राइम नंबर की बात हो रही है। को प्राइम नंबर होता क्या है? को प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसमें कि 2 आपके नंबर होंगे, उनका एचसीएफ 1 होगा। 2 नंबर एक्स और वाई, इसका एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1। या फिर ऐसा कहें, इन दोनों नंबर को केवल 1 ही डिवाइड कर, जैसे कि मैं मान लीजिए मैं 3 और 5 ले लूँ। क्या ले लूँ? 3 और 5। तो 3 और 5 क्या है? आपकी सअभाज्य संख्याएँ हैं, ये को प्राइम नंबर है। ठीक? ये क्या है? आपका को प्राइम नंबर है। 3 और 5 को प्राइम नंबर है, तो अगर इसका हम मल्टीप्लाई कर लें, तो 15 होगा। और अगर इसका टेबल, अगर टेबल भी पढ़ें तो टेबल क्या आएगा? दोनों का कॉमन चीज़ है, 30 होगा आगे, और क्या होगा? 45, आगे क्या होगा? 60 होगा। मतलब यही सारे नंबर होंगे जो इससे डिवाइड होंगे 3 और 5 से। और 3 और 5 सअभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इसको केवल 1 डिवाइड करेगा और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होंगी। ठीक है, केवल इसका आपका 1 होगा एचसीएफ, या फिर एचसीएफ निकाल लीजिए, या फिर ऐसा कहिए कि दोनों को केवल 1 डिवाइड करे। ये नंबर इज डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, अच्छा पेयर में होना चाहिए, ध्यान देना है कि ये नंबर्स जो है पेयर में होते हैं। तो 3 और 5 हो गया, या फिर और सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग, 2 5 हो गया। ठीक है, ऐसा नंबर नहीं लेना है जो दोनों में काम, जैसे 2 और 4 लेंगे तो ये आपका नहीं है, ये आपका को प्राइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में से 2 कॉमन मिल रहा है। कॉमन नहीं मिलना चाहिए, ठीक, कॉमन केवल 1 मिलना चाहिए, 1 से ज़्यादा कॉमन नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे 2 कॉमन मिल जाएगा, तो इसलिए को प्राइम नहीं है। जैसे कि आप 5 और 7 ले लेंगे तो ये आपका को प्राइम है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख पाते हैं 1 इंटू 5 और कामा, ये क्या आपका है? 7 इंटू 1, दोनों में 1 कॉमन है। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, इसको हम क्या लिख पाएंगे? 2 इंटू 1, और क्या लिख पाएंगे? 4, 2 इंटू 2 इंटू 1, क्या लिख पाएंगे? 2 इंटू 1। यहाँ पे 2 चीज़ कॉमन मिल गया, 2 भी कॉमन मिल रहा है, 1 भी, तो इसलिए को प्राइम आपका नहीं है। को प्राइम क्या होता है? जहाँ पे केवल एक कॉमन मिले, इसके अलावा कोई कॉमन न मिले। क्लियर है सबको? एक बात हम सब कर देंगे। तो अगर हम क्या करते हैं, देखते हैं कि ये 3 से कौन नंबर संख्या, 3 और 5 से, ठीक है, 3 और 5 के दोनों के कॉमन नंबर कौन डिवाइड होते हैं? ठीक है, 3 और 5 से दोनों कॉमन नंबर कौन डिवाइड होते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन आएगा? 3 और 5 से डिवाइड होने वाला 15 आएगा, जो दोनों का
क्या करेगा, दोनों संख्याओं से डिवाइड होगा। 15 3 से भी डिवाइड होगा और 15 जो है 5 से भी डिवाइड होगा। सबसे छोटा नंबर क्या आएगा, 15 आएगा, 3 और 5 से डिवाइड होने वाला। या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, एलसीएम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एलसीएम। 3 5 का एलसीएम क्या होगा आपका, 15 होगा। ठीक है, लेकिन उससे आगे दिए देखा जाए तो 30 भी ऐसी संख्या होगी जो 3 से डिवाइड होगी और 5 से। आगे क्या होगी, 45, आगे क्या होगी, 60, इसके बाद कौन सी होगी, 75 होगी। ठीक ना, मतलब 15 15 का डिफरेंस आपको मिलता जाएगा। 15 15 का डिफरेंस आपको मिलता जाएगा। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो संख्या आपको मिली है 15, 30, 45, 60, ये संख्या आगे भी ऐसे मिलती रहेगी। तो क्या ये संख्याएं, ये 3 5 के किससे डिवाइड हो रही है, 3 5 के, अब पहला नंबर ऑप्शन है योग से। क्या इनके योग से डिवाइड है, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा। क्या 8 जो है 8 से 15 डिवाइड होगा, तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, गलत है। चलिए ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या कह रहा है, उनके अंतर। अच्छा अंतर लीजिए, अंतर क्या होता है, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। क्या 2 से 15 डिवाइड है, नहीं है। तो ये भी आंसर क्या आपका है, गलत है। अगले ऑप्शन में ये कह रहा है उनके गुणनफल। गुणनफल मतलब उनका मल्टीप्लाई करना है। तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15, और 15 से 15 डिवाइड होगा, 15 से 30 भी डिवाइड होगा, 15 से 45 भी डिवाइड होगा और 15 से 60 भी डिवाइड होगा। इसका मतलब कोई भी दो हम लोग आभाज्य संख्याएं लेते हैं तो उनके गुणनफल से जो भी आपका एलसीएम वाली संख्याएं या फिर उनके कॉमन जो संख्याएं जो दोनों से डिवाइड हों वो हमेशा उनके गुणनफल से डिवाइड होंगी, न कि उनके अंतर से और न कि उनके योग से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, सी सही होगा। क्या सही होगा, सी। और ऑप्शन डी कह रहा है उनके वर्गों के योग से। वर्गों का योग करिए, 3 का वर्ग कितना होगा यहाँ पे 9, और 5 का योग कितना होगा आपका 25, 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 34। क्या 34 से 15 डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन डी भी क्या है, गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। हमेशा इनके गुणनफल से वो संख्याएं क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं। ठीक है, तो मैंने आसान भाषा में आपको समझा दिया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। डाउट नहीं है तो एक बात देखिए, आप लोग थम्स अप कर देंगे या फिर ऐसा लिख देंगे। ठीक है, इतना काम जरूर करना है आपको। एक बार थम्स अप जरूर करेंगे या फिर ऐसा लिख देंगे। चलिए पैसे ही पैसा जी बताएंगे, सब कुछ क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर देंगे आप। और अपना नाम लिख देंगे, ठीक ना। देखिए कि इतनी मेहनत आपके लिए हम लोग कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री क्लासेस, बस केवल आपको डेली बस आपको प्रैक्टिस करना, बस ये काम करना है और चीज़ों को नोट कर लेना, जो भी कॉन्सेप्ट है। जैसे कि ये कॉन्सेप्ट इसको नोट कर लीजिए। तो इतना तो आपको करना ही है, सेशन को एक बार लाइक कर देना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को एक बार लाइक कर देंगे और एक बार कमेंट से आप लोग बताया करिए कि आपको क्लियर है कि नहीं। जैसे कि हम यहाँ पे समझा रहे हैं, केवल हम समझाए जा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ये कैसे पता चलेगा हमें। तो आप लोग बताएंगे कमेंट के माध्यम से, जी गुरुजी हमें समझ में आ गया। तो एक बार आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि सारी चीज़ें आपको क्या है, क्लियर है। ठीक है, इतना तो आपको जरूर करना है। हम आपका सहयोग कर रहे हैं तो आपको भी हमारा सहयोग करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए इसको नोट करेंगे और चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्योंकि इससे पता चलता है कि आप सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। तो एक बार आपको कमेंट करके बताना है, थम्स अप कर देना है या फिर यस सर लिख देना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, इसको देखेंगे और बताएंगे क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पदी है। एक पदी का मतलब जिसमें एक पद हो। ठीक है, यहाँ पे पावर्स नहीं देखना है, केवल आपको क्या देखना है, ये देखना है कि पद कितने हैं। जैसे कि ऑप्शन नंबर एक आ रहा है 2x+7। ऑप्शन ए है 2x+7। 2x+7 का मतलब ये है, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग दो पद दिख रहे हैं, एक 2x और एक 7। तो यहाँ पे ये द्विपदी है। क्या है, द्विपदी। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। ऑप्शन बी में देखेंगे तो x+7, यहाँ पे x और 7 दो पद हैं, ये भी क्या आपका है, द्विपदी है। ऑप्शन सी देख रहे हैं x²। ये पावर से मतलब नहीं है, हमें पद देखना है। तो यहाँ पे एक ही पद है, इसलिए एक आपका क्या होगा, एक पदी होगा, जिसे हम लोग मोनोनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में मोनोनोमियल, और हिंदी में क्या बोलते हैं, एक पदी। ठीक, तो ऑप्शन ए आपका क्या है, द्विपदी है। ऑप्शन बी भी आपका द्विपदी है। ऑप्शन सी आपका क्या है, एक पदी। ठीक, पावर्स नहीं ध्यान देना है, पद को ध्यान देना है। कितने बार चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे कि ऑप्शन ए में 2 बार लिखी गई हैं तो आपका द्विपदी, ऑप्शन बी में 2 बार द्विपदी, ऑप्शन सी में 1 बार तो एक पदी, ऑप्शन डी में 3 बार आपका लिखा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या बोलेंगे, इसको हम लोग त्रिपदी बोलेंगे, ट्राइनोमियल।
तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपका एक पदी पूछा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। इन बातों का ध्यान रखिए, हो सकता है अगली बार आपसे द्विपदी पूछ ले या फिर त्रिपदी पूछ ले, तो कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए। कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, आपका क्वेश्चंस जो है आपका सेम मिलेगा, बस आपका क्या करेगा, पूछने का तरीका बदल देगा। पूछ देगा द्विपदी बताइए, त्रिपदी बताइए। यहाँ पे पावर्स आपको नहीं ध्यान देना है, ये नहीं कि आप पावर्स को देखिए कि 2 पावर्स है, इसका मतलब ये क्या होगा, द्विपदी होगा, नहीं। पावर्स को नहीं, पद को ध्यान देना है। कितने टर्म लिखे गए हैं, 2 टर्म लिखे गए हैं तो द्विपदी, 1 लिखा गया है तो एकपदी, 3 लिखा गया है तो आपका त्रिपदी, और 4 लिखा गया तो चतुर्थपदी। ठीक है, क्लियर है सबको? तो इसको नोट करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही होगा आपका, सी सही होगा। क्या सही होगा, सी, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है आपका, एक्स स्क्वायर केवल एक पद में लिखा गया है। ये क्या है आपका, एक पदी है। क्या है, एक पदी, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मोनोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोनोमियल। और जो आपका ये लिखा हुआ है क्या, ऑप्शन नंबर ए में 2x+7, ये क्या है, द्विपदी है। ये क्या है, द्विपदी, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। बाइनोमियल है। ठीक है, और जो आपका लास्ट ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बी भी क्या है, बाइनोमियल है। और जो लास्ट ऑप्शन आपका है, इसको नोट कर लेंगे, 3x² प्लस क्या आपके पास है 2x+7, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, जिसे हिंदी में बोलते हैं त्रिपदी। चलिए क्लियर है सब, तो एक बार हम सब कर देंगे और चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 11 की तरफ। एक बार सभी लोग हम सब कर देंगे और चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 11 बताना है क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। अभी तक 10 क्वेश्चन इस सेशन के हो चुके हैं। किसी भी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार ट्राई करेंगे और बताएंगे क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि रमेश की ₹24,000 मासिक आय है, हर रहीम की वार्षिक आय, देखिए एक की मासिक दिया है और एक की वार्षिक दिया है। वार्षिक कितना दिया है, रहीम की 3,83,040 रुपये है। ये दोनों में से प्रत्येक का मासिक व्यय जो है, मासिक व्यय मतलब महीने का खर्च 19,920 है। तो उनकी बचतों का इसी क्रम में अनुपात है। ऑप्शन ए है 8:25, ऑप्शन बी है 25:8, और ऑप्शन सी है 50:17, और ऑप्शन डी है 17:50। बताएंगे क्या आंसर आए। चलिए एक बार ट्राई जरूर करेंगे, क्या आंसर आएगा। चलिए आपने ट्राई कर लिया होगा, अगर आंसर आ गया तो एक बार लिख देंगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं, देखेंगे अपने स्क्रीन पे। तो रमेश की मासिक आय और तथा रहीम की दिया है वार्षिक आय। तो मासिक और वार्षिक दिया है तो हमें रहीम की भी मासिक निकालनी पड़ेगी। तो उनकी बचत निकालना है तो सबसे पहले हम रमेश की निकालेंगे बचत। रमेश की मासिक निकालेंगे बचत, सॉरी। तो हमें क्या निकालना है, पहले पहले हमें निकालना है रमेश की मासिक बचत। ये बराबर होगी, बचत बराबर क्या होगा, जितना पैसा आप, सिंपल सा सोच सकते हैं कि महीने में जितना आप कमा रहे हैं उसमें से क्या कर रहे हैं, जितनी आय आपकी है, उसमें से जितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं उसको निकाल देंगे। वही क्या होती है, आपकी बचत होती है। तो जितना इसकी आय होगी मासिक रमेश की, उसमें से हम उसकी व्यय को निकाल देंगे। वही क्या बचेगा, आपका मासिक बचत बचेगी। ठीक है, तो रमेश की मासिक आय बराबर होगा रमेश की मासिक आय, चाहे किसी भी की बचत हो, आपको सबका यही होगा, नाम केवल चेंज हो जाएगा वहाँ पे। तो रमेश की मासिक आय माइनस रमेश का मासिक व्यय, मासिक व्यय। ठीक है, रमेश की जो मासिक आय है उसमें से हम मासिक व्यय को निकाल देंगे। वही क्या बचेगा, हमें रमेश की मासिक बचत बचेगी। चाहे किसी का भी आपको बचत निकालना हो
बस केवल नाम चेंज कर देंगे। वहाँ से क्या मिल जाएगी, उसकी मासिक बचत मिल जाएगी। मतलब उसकी मासिक आय में से हम लोग मासिक व्यय निकाल देंगे तो उसकी मासिक क्या बच जाएगी, बचत बच जाएगी, सेविंग बच जाएगी। कितना वो महीने में सेविंग कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे 24,000 रुपये क्या कर रहा है, वो महीने का कमा रहा है। ठीक है रमेश, और इसमें से उसने खर्च कर दिया है 19,920 रुपये उसने खर्च कर दिया है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग माइनस करते हैं इसको। तो 0 हो गया यहाँ से 10 में से कितना गया 2, कितना बचेगा 8। यहाँ 9 हो गया, 9 में से कितना जाएगा 9, 0 हो जाएगा। यहाँ 4 में से 9 नहीं जाएगा तो 14 कर लेंगे, 14 में से 9 गया। ठीक है, कितना हो जाएगा 13 होगा ना यहाँ पे। ठीक है, इसे ध्यान देंगे, यहाँ 13 होगा, 13 में से 9 कितना बचेगा 4। तो 4,080 रुपये क्या होगी, उसकी मासिक बचत होगी। ठीक है, कितनी होगी 4,080 रुपये। फिर से देख लीजिए, 0 में से 0 गया, क्या बचेगा 0। यहाँ पे क्या करेंगे 10 करेंगे, तो यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 9 बचेगा। 10 में से कितना गया आपका 9, कितना बचेगा। 10 में से 2 गया, 8 बचा। 0 में से नहीं, 9 में से कितना गया 9, कितना बचेगा 0। और यहाँ पे कितना आया 13, 13 में से कितना जाएगा 9, 9 में कितना हो जाएगा 4, 1 में से गया 0। तो 4,080 रुपये क्या होगी, उसकी मासिक बचत होगी, किसकी, रमेश की। अब किसका निकालना पड़ेगा हमें, रहीम का, तभी हम लोग दोनों का अनुपात निकाल पाएंगे। चलिए अब रहीम की निकाल लेते हैं, तो सेम काम वही करना है। रहीम की मासिक बचत, रहीम की मासिक बचत निकालना है, मासिक निकालना है बचत। ध्यान देंगे सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज किया है। रहीम की जो है, रमेश की तो मासिक आय दिया था, लेकिन रहीम की यहाँ पे वार्षिक आय दिया है। वार्षिक मतलब एक साल में उतने उसने जो है 3,83,040 रुपये कमाए हैं। मतलब एक साल में उसकी आय इतनी है, तो एक महीने की उसकी हमें आय निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मासिक की बात हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, रहीम की आय में जो कि वार्षिक आय है उसमें हम लोग 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हमें क्या मिलेगी, उसकी मासिक आय मिलेगी। तो उसकी आय कितनी है, 3,83,040 रुपये है। इसमें हम 12 से डिवाइड करेंगे भाई, क्योंकि तभी हमें क्या मिलेगी, उसकी मासिक आय मिलेगी। क्योंकि ये आय किस में थी आपकी, वार्षिक में है। अब किस में मिल जाएगी, आपकी मासिक में। और ये भी उतना ही खर्च कर रहा है जितना कि आपका रमेश खर्च कर रहा है। 19,920 रुपये ये भी महीने का खर्च कर रहा है। इसी खर्च को निकाल देंगे इसकी मासिक आय में से, इसकी हम व्यय को निकाल देंगे मासिक व्यय का, तो मासिक आपकी सेविंग मिल जाएगी, बचत मिल जाएगी। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 3,83,040 को हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो 12 के टेबल में आपका 38 तो नहीं आता, लेकिन 38 किसे कम आता है क्या, 36 तीन टाइम में क्या आता है, 36 तीन टाइम में। तो 12 की जगह कितना हो गया 36, 36 हो गया, 2 बचा, 2 बचा कितना हो गया आपका 23 हो गया। 2 बचेगा कितना हो जाएगा 23, 23 हो गया, तो एक बार ले जाएंगे, एक बार ले जाएंगे, एक बार ले जाएंगे, तो कितना बचेगा 11, 11 हो गया, तो यहाँ पे 110 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 110, 110 हो गया। तो 12 के टेबल में आपका 9 टाइम में आता है 108, तो 9 टाइम ले जाएंगे, कितना टाइम 9 टाइम, तो 108 आएगा, 2 बचेगा 24 हो जाएगा, 2 बार ले जाएंगे, 12 दूना 24 और 0 बचेगा, कितना हो गया 31,920 रुपये वो क्या कर रहा है, एक महीने में कमा रहा है। और इसमें से हम क्या कर रहे हैं, या फिर उसकी आय है, इसमें से हम लोग 19,920 रुपये को माइनस करेंगे। की आय कितनी है, तो 31,920, इसमें से हम 19,920 रुपये को माइनस करेंगे, तो हमें उसकी क्या मिल जाएगी, मासिक बचत मिल जाएगी। चलिए निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं उसको हम। तो यहाँ पे माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया, 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 में से 2 गया, कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। आगे आएंगे, 9 में से 9 गया, कितना हो जाएगा 0। 1 में से 9 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 11, 11 में से 9 गया, कितना बचेगा आपका 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा 2, 2 में से 1 गया, 2 में से निकालना है हमें 1, तो 2 में से निकालना है 1, तो कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। तो 12,000 रुपये उसकी बचत है, कितनी है 12,000 रुपये उसकी बचत है। अब दोनों की बचत हमने निकाल ली है, अब इनका अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकाल लीजिए, बचतों का अनुपात निकाल लीजिए, बचतों का अनुपात, रेशियो ऑफ सेविंग्स, क्या बोलेंगे इंग्लिश में, रेशियो ऑफ सेविंग्स हो जाएगा। दोनों का लिख लेंगे, दोनों के बचतों का अनुपात, दोनों के बचतों का अनुपात, दोनों के बचतों का अनुपात कितना हो गया आपका, तो 4,080,
तो डिवाइड कर देंगे हम लोग 12,000 से। ये 0 से 0 कट जाएगा यहाँ से फिर हम उसको और सिंपल करेंगे। ये बचेगा 408 अपान 1200, 2 से काट देंगे, हो जाएगा 204 अपान 600। और सिंपल करेंगे 2 से, 2 से और सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 102 अपान 300 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 से कट जाएगा, क्या 6 से कट जाएगा, 17 छक्का 102 होता है, और 6 पच्चे 30, 50, तो अनुपात इनका कितना आने वाला है, 17/50 आने वाला है, 17/50, और इसको हम लिख पाएंगे 17/50। ठीक ना, 17/50, 17 आपका 50 आंसर आने वाला है। चेक करेंगे आप ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। कोई डाउट है आप लोग बताएंगे, इसको नोट करेंगे। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे, डाउट नहीं होगा तो आप लोग इसको नोट करेंगे और चलेंगे। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, तो एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पे 12। क्वेश्चन नंबर 12 को बताएंगे क्या आंसर आएगा। इस ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है। आज के सेशन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, एक बार कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और सेशन कैसा लगा। और सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया भाई, लाइक कर देंगे, और जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आने वाली क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। और अपने फ्रेंड सर्किल में या फिर अपने रिलेशंस में शेयर कर देंगे, जिससे कि और लोग जो तैयारी कर रहे हैं सीटेट की तैयारी अच्छे से कर पाएँ, अभी से लग जाएँ, जिससे कि एग्ज़ाम के समय में कोई बर्डन ना हो। ठीक है, सोचना ना पड़े क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, अब क्या करें, ये सब आपके क्वेश्चंस ना रहें उस समय। ठीक है, क्वेश्चन मार्क ना लगाना पड़े कि क्या किया जाए, कैसे करेंगे, क्या होगा, ये क्वेश्चंस मार्क उस समय ना रहें। आप अभी से लगे रहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब रुकना नहीं है आपको, डेली आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है। कह रहा है कि जब हम 3 अंकों की अधिकतम संख्या में 1 जोड़ते हैं, तो 3 अंकों की अधिकतम संख्या होती क्या है? वो होती है आपकी 999। क्या होती है? 999 में 1 जोड़ दीजिए। 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा 1000, और 1000 क्या है? 4 अंकों की न्यूनतम संख्या है। चेक करिए यहाँ पे, कह रहा है कि हम प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं? 3 अंकों की एक संख्या, इकाई का अंक 1 है, गलत, 3 अंक की नहीं मिल रही यहाँ पे। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे हम लोग जब 1 जोड़ रहे हैं तो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या मिले, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये सारे क्वेश्चंस आपके सीटेट के हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सारे आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये 12 क्वेश्चन आज के सेशन में हमने सॉल्व किए हैं। तो अभी भी कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में आपको, तो आप लोग बताएंगे। और डाउट नहीं है तो एक बार यस लिख देंगे, जिससे हम सेशन क्या करेंगे, यहीं पे एंड करेंगे। और मिलते हैं फिर हम लोग अगले सेशन में। और डेली आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करते चलना है, एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है। अब डेली आपको पढ़ते हुए चलना है। ठीक, चलिए बताएंगे एक बार, किसी को कोई डाउट है कहीं भी तो क्लास को एक बार दोबारा भी देखेंगे। ठीक है, और सारी चीज़ों को नोट्स करते हुए चलेंगे। ठीक ना, और रिवीजन आपको जरूर करना है। एक बार क्लास को दोबारा देखेंगे तो आपकी क्लास रिवाइज हो जाएगी, और सारी चीज़ों को एक बार आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। और अगली क्लास हमारी एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी जो लोग पेपर देने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो अगली क्लास में हमारी जुड़ेंगे। बाकी सीटेट की क्लास आपकी कल होगी। डेली आपको ऐसे ही पढ़ते पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और डेली आपको पढ़ते चलना है, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है अब से, और सारे कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिएगा।